बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच की तरफ से पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने का फैसला क्या आया कि तूफान बदतमीज़ी बर्पा कर दिया गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ। और फिर घनौनी और मकरू मुहिम शुरू होगी सोशल मीडिया पे। चलो, पीटीआई वाले तो थे, कुछ लंडे के दानिश्वर और इसी तरह के कुछ सहाफ़ी वो भी मैदान में कूद पड़े। हकूक़ इंसानी बड़ा याद आने लगा और बेनज़ीर भुट्टो केस के हवाले याद आने लगे। ये किसी ने पढ़ा ही नहीं। ये इसीलिए मैं इनको लंडे के दानिश्वर कह रहा हूँ कि किसी ने बेनज़ीर भुट्टो केस का मुवाजना किया ही नहीं पीटीआई के केस से। बस बेनज़ीर भुट्टो के केस में जनाब ये कह दिया हुआ है तो उस पर अमल होना चाहिए था। वो बेनज़ीर भुट्टो केस क्या है? इन लोगों का मक्खू ठपने के लिए ना, या फिर इनको कानून की गिरफ्त में लाने के लिए एक आला सतही जीआईटी तश्कील दे दी है। ये जीआईटी कैसे काम करेगी और क्या सिफारशात जो है वो पेश कर सकती है? और इद्दत वाला जो केस है उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो है वो फर्द जुर्म आयद हो गई है और एक जो इन पे इल्ज़ाम था वो चार्ज जो है वो चार्जशीट से निकाल दिया गया है। वो क्या मामला है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे सरदार लतीफ़ खोसा साहब, बड़े सीनियर वकील हैं और एक दिन पहले वो चीफ जस्टिस के खिलाफ धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कहेंगे, जो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा रहे थे और उन पर तंज़ कर रहे थे कि मैंने काजी नहीं कहा, मुझे उन्होंने सरदार, मेरे सरदार लिखने पर एतराज़ किया तो मैंने भी उनको काजी नहीं कहा, मैंने सिर्फ फायज़ ईसा कह के उनको मुखातब किया। अच्छा, शर्म की ना कोई एक हद होती है। कोई आम तौर पे ये होता है कि अगर अदालत से रिलीफ लेना हो तो किसी ऐसे वकील को भेजा जाता है जिसकी इज्जत हो जजों की नज़र में, या अदलिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, कदर की निगाह से वो बंदा देखा जाता हो। एक दिन पहले तो ये तकरीर कर रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ और फिर उन्हीं की अदालत में पेश हो जाते हैं जाके और कह देते हैं, जैसे पहले इन्होंने रिलीफ लिया था ना, वो तो हामिद खान साहब गए थे, वो जो बल्ले का निशान, इंतखाबी निशान पेशावर हाई कोर्ट ने पहले जो है बहाल कर दिया था, सिंगल बेंच ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था, वो पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ही वापस ले लिया था डिवीज़न बेंच का फैसला आने से पहले। तो ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि जनाब वो जो सिंगल बेंच ने फैसले हुक्म इम्तनाई वापस लिया है वो गलत है। तो ये कह रहे थे जनाब हमारी उसकी दरख्वास्त की जल्द समाअत की जाए। तो हामिद खान साहब पेश हुए थे अदालत में, कमरा नंबर 1 में, और उन्होंने ये दरख्वास्त की थी। तो फिर उनका जनाब ठीक है, आप दरख्वास्त आपने दे दी है तो वो कमेटी में तो जाना नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी हुई है, तो वो अपील है तो ठीक है, वो परसों लग जाएगी। और वो लग गई। फिर उन्होंने वो अपील जो है वो वापस ले ली थी क्योंकि इन्हें वहाँ से तसल्ली हो गई थी पेशावर हाई कोर्ट से कि जनाब हमें कुछ ना कुछ वहाँ से मिल जाना है। और फिर इलेक्शन कमीशन आया वहाँ, तो वो यानी कहते ना गिजी हुई सी कि जनाब वो जाएंगे और चीफ साहब कह देंगे ठीक है जनाब लगा देते हैं केस। अब जो ये लतीफ़ खोसा साहब हैं ये भी पहुंच गए अदालत में कि जनाब वो तोशा खाना नाहली केस जो है इमरान खान के खिलाफ, वो उसकी हमने जनाब अपील फाइल की हुई है, वो केस लगा दिया जाए, मुकर्रर कर दिया जाए। वो तोशा खाना केस में इन्हें सज़ा हुई थी ना, उसके बाद इनकी जो सज़ा है सेंटेंस, इसमें मैं बड़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ, सेंटेंस और कन्विक्शन में जो फ़र्क होता है कि ना वो सेंटेंस इनकी मौतुल हो गई थी लेकिन जो कन्विक्शन है, जो जुर्म है वो बरकरार है और वो बरकरार रहता है। ये खालिद दांगो वाला केस जो अभी थोड़े दिन पहले हुआ है उसमें भी यही हुआ है। वो जो मशीर नहीं थे बलोचिस्तान के, जिनके घर से पता नहीं अरबों रुपए कितने वो मशीनें मंगवानी पड़ी थी पैसे गिनने के लिए, डॉलर और रुपए निकले थे, उनका भी यही मामला था। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया था। तो ये कह रहे हैं जनाब कि जो वो सज़ा है ना वो तो मुअत्तल हो गई है, जो कन्विक्शन है वो भी मुअत्तल की जाए, यानी जो मुतलका अदालत है उसका पूरा फैसला मुअत्तल कर दिया जाए। ये इन्होंने अपील फाइल की हुई है। उन्होंने जाके ये कहा खोसा साहब ने कि जनाब जो हमारी अपील है ना वो लगा दें। तो चीफ साहब ने कहा आप बाहर जाकर तो यार बड़ी बातें करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, एक तरफ आपको अदलिया पर एतबार नहीं है और दूसरी तरफ आप रिलीफ मांगने भी आ गए हैं। ठीक है, आप दरख्वास्त दें, जो तरीक़ाकार होता है अर्ली हियरिंग की, कि जल्दी समाअत के लिए हमारा केस जो है वो लगा दिया जाए, तो फिर उसके मुताबिक आपको रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, खोसा साहब किस मुँह से
गए थे ये रिलीफ मांगने के, नाम हमारा केस जो है वो जल्द लगा दिया जाए। अब खोसा साहब जो हैं ये वो साहब हैं मुबैना तौर पे जिन्होंने वकला को टके का नहीं रखा। वकला की एक दौर में जो इज्जत थी ना, वो मैं आपको सुना देता हूँ एक वाकया कि जो एफआईआर होती है ना, मुसद्दका नकल लगानी पड़ती है। अगर आप बेल के लिए अदालत में जाते हैं तो जो थाने में एफआईआर दर्ज होती है उसकी एक मुसद्दका नकल निकलवानी पड़ती है, मोहरें लगी होती हैं, उसमें ठप्पे लगे होते हैं, वो दरखास्त के साथ लगानी पड़ती है। एक दौर था कि वकला की इतनी इज्जत होती थी, तकरीम होती थी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की हैसियत से कि वो मुसद्दका कॉपी लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी, यानी उसकी फेयर कॉपी करते थे एफआईआर की, और वकला जो हैं वो उसको खुद वकील टेस्ट कर देता था कि जनाब ये दुरुस्त है जो इसके मदरजात हैं, और वो फाइल हो जाती थी बेल एप्लीकेशन। ये सिलसिला रुक गया, हुक्म देना पड़ा अदालतों को कि आइंदा कोई भी दरख्वास्त जो है जमानत की वो इंटरटेन नहीं की जाएगी जब तक मुसद्दका कॉपी ना लगाई जाए। और वो वारदात किस वजह से वो हुक्म जारी करना पड़ा था? लतीफ़ खोसा साहब की वजह से। लतीफ़ खोसा साहब ये एफआईआर में जो रोल होता है मुल्ज़िम का वो बदल देना, जो और जब उसकी फेयर कॉपी बनानी और अटेस्ट कर देनी, मसलन ये कि जनाब मुल्ज़िम ने पेट में चाकू मारा, ये एफआईआर में लिखा हुआ है, वहाँ लिख देना पट में चाकू मारा। पेट और पट में कितना फ़र्क होता है? पेट में जो है उसकी ज़मानत होती नहीं, पट वाली जो है वो ज़मानत भी हो जाती है। इस तरह की वारदात डाल के ज़मानत करवाने की कोशिश। तो फिर आफ्ताब फ़र्क साहब एक लाहौर हाई कोर्ट के जज होते थे, उन्होंने पकड़ लिया। उनका जनाब ये क्या, और फिर बाकायदा एक हुक्म मौजूद है कि जनाब ये साहब और एक साहब और हैं, उनकी तरफ से जब कोई दरखास्त आती है और फेयर कॉपी जो लगाई जाती है एफआईआर की, उसको टैली कर लिया करें ओरिजिनल एफआईआर के साथ, क्योंकि ये 2 नंबरी करते थे। तो ये फिर जो वकला इतनी उनको इज्जत दी जाती थी, तकरीम की जाती थी अदालतों की तरफ से कि वकील भी अगर अटेस्ट कर दे तो ओके यार, उसको कबूल कर लो, मान लो कि जनाब यही बात है। लेकिन इन्होंने ये अदालतों को ये मजबूर किया कि जनाब पक्की कापी ले आओ, जिसको पक्की कापी कहते हैं, टेस्टेड कापी, कि एफआईआर की पक्की कापी लगनी है नाल। और ये भाई साहब जो हैं ये अब पीटीआई, बिल्कुल मैंने कल भी कहा था कि ये वो नगीने जो बिल्कुल फिट हो गए हैं पीटीआई की अंगूठी में, एंड कड़क देके बिल्कुल खान की कापी है ये लोग। और फिर इनके वकला के जो रोले चोले पड़े हुए हैं, शेर अफजल मरवत और इनके जो हसन रऊफ हसन है जो इनका तर्जमान है, उसका फड्डा। और फिर हामिद खान ने तो ये भी कह दिया कि जनाब मैं उसको मानता ही नहीं, वो शेर अफजल मरवत है। हसन रऊफ ने तो ये कह दिया ना कि जनाब वो खान से तो मिलते ही नहीं, बारो बारी गेमा पाई जाता। और उनके बारे में ये भी इल्ज़ाम था कि जनाब उन्होंने टिकट शिकट जो है उसके लिए भी लोगों से वादे वूदे किए हुए, पैसे वैसे लेके जाओ, किस तरह की बातें हैं ना। बहरहाल मैंने कौन सा देखा है, बातें हैं। तो वो सारे पीटीआई वाले जो हैं वो उनके ऊपर चढ़ाई करके बैठे, और उन्होंने कहा मैं अपनी कंपेन मुखर कर रहा हूँ, मुलतवी कर रहा हूँ, जो कराची वाली है, मैं वापस आ रहा हूँ। गुस्से हो गए नहीं शेर अफजल मरवत साहब। बहरहाल, और दूसरा जो इद्दत वाला केस है उसमें फर्द जुर्म आयद होगी है इमरान खां पे और उनकी एहलिया बुशरा बीबी पे। और उसमें जो चार्जशीट है, फर्द जुर्म है, उसमें से एक इल्ज़ाम जो है वो निकाल दिया गया है। 496 के तहत ये जो है उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो गई है। इद्दत के अंदर आपने निकाह किया और फिर उसके निकाह की तकरीब भी की, जो भी मामला हुआ तो वो अच्छा अदालत वो जेल में ये सारी कार्रवाई हो रही है। और जो सीनियर सिविल जज है कुदरतुल्लाह साहब, वो इसकी समाअत कर रहे हैं इस केस की। तो ये ज़ाहिर है बानिका साहब ने किया हुआ है अपनी बीवी के ख़िलाफ़। ये उसमें हाई कोर्ट में भी गए हैं कि जनाब उसमें तो उन्होंने कोई गलत किस्म के इल्ज़ामात भी लगा दिए हैं कि किरदार ठीक नहीं है और शादी से पहले ही कोई, समझ गए ना आप। तो वो कहते हैं जनाब वो तो उसके लिए तो 2 गवाह चाहिए, इन्होंने कोई लतीफ़ को गवाह बनाया है। बहरहाल वो मेरी इत्तला के मुताबिक तो एक खतून जो है इनके घरेलू मुलाजमा, उसको भी इन्होंने बनाना था गवाह, पता नहीं आगे जाके क्या सूरत बनती है उसकी। और फिर उसमें जनाब बुशरा बीबी साहब पेश नहीं हो रही थी, और कल जो पेश हुई हैं वो जेल में, तो वो बैठी रही। जब फर्द जुर्म आयद करने का मौका आया तो जज साहब ने देखा कि जनाब लाए बुशरा बीबी किधर है, वो इधर अभी बैठी, वो तो जी चले गई हैं। वो जज साहब बड़े नाराज हुए कि जनाब ये कोई खाला जी का घर है कि जनाब
बीबी उठ के चल गई, खुद ही अदालत को बताए बगैर, केस चल रहा है उसका, और मुलजमा के तौर पर पेश हो रही है, और पता भी है कि आज फर्द जुर्म आयद होना है, डेट मुकर्रर थी। उन्होंने कहा, जेल वालों से पूछे, यार वो कब आई थी, कब गई है? उन्होंने कहा, 11:30 बजे आई थी और 1:45 पर चले गई। वकील साहब, जनाब उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो थोड़ी सी बीमार है और वो हस्पताल चली गई है, हॉस्पिटल। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा, जनाब ये जो मेडिकल शेडिकल देते हैं उसमें ये तो लिखा ही नहीं हुआ कि जनाब क्या ट्रीटमेंट चल रही है, क्या बीमारी है, क्या दवाइयाँ हैं, कितना आराम करना है उन्होंने। वो जी चले गए हैं। जज साहब ने कहा, नहीं ये फर्द जुर्म तो आज ही आयद होगी, बुलाएं ज़रा इमरान खान को। आए जी। वो जी मुझे तो टेक्निकलिटीज़ का पता नहीं है मामलात का, तो मैं अपने वकील के मशवरे के बाद जो फर्द जुर्म है इस पर साइन करूँगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, वकील से पूछ लें आप। फिर उन्होंने कहा, जनाब ये सारे इल्ज़ाम झूठे हैं, इनकार कर दिया, लेकिन वकील के कहने पे उन्होंने दस्तखत कर दिए। अब जो मैंने कहा ये 2 गवाह चाहिए वो वाले, तो वो एक सेक्शन था 496B ताज़ीरात पाकिस्तान का। वो ये कहता है कि निकाह तो हुआ ही नहीं, लेकिन वो मियाँ बीवी की तरह रह रहे हैं और इज़दवाजी तल्लुकात आप आपस में कायम किए हुए हैं, तो फिर ये 496B जो है ये अट्रैक्ट होता है। इसमें 5 साल सज़ा है। तो जज साहब ने कहा, जनाब ये नहीं बनता, तो ये चार्ज मैं ख़त्म कर रहा हूँ और सिर्फ 496 के तहत कार्रवाई जारी रखना चाहता हूँ। यानी ये जो गवाहियाँ मांग रहे थे उस काम के लिए, तो वो गवाहों की अब ज़रूरत ही नहीं, काम ही ख़त्म कर दिया जज साहब ने, जनाब ये बनते ही नहीं इस पर। यानी मैंने कहा ना, ये जो चलाकियाँ करते हैं ना, पहले ही अपना मनसूबा जो है ये आश्कार कर देते हैं। आप पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अभी तक रिलीफ जो है वो मिला नहीं है, और जो ये गलती अपनी तरफ से पकड़ के बैठे हुए थे गैर कानूनी काम ट्रायल का, तो जज साहब ने उसकी तस्दीक कर ली है। उन्होंने कहा, ठीक है 496B नहीं लगती, ठीक है मौज करो। तो इस तरह की इनकी वकालत है, इस तरह के इनके वकला है, और इस तरह का इनका सोशल मीडिया है। झूठो झूठ चिताली अन्य वाह, बस एक बंदा को पता नहीं कहाँ से इनको डायरेक्शन आती है, उसके बाद जनाब ये शुरू हो जाते हैं। अब काजी साहब के खिलाफ और फिर आर्मी चीफ के खिलाफ और DGISA के खिलाफ कोई जाली तस्वीरें बना के फेंकी हुई हैं, वो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो बयान करने वाली चीज़ें नहीं हैं। काजी साहब के खिलाफ, अच्छा मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के लोग कह रहे हैं काजी साहब को ऐसा फैसला करने से पहले रिजाइन कर देना चाहिए था, इस्तीफा दे देना चाहिए था। बेनजीर भुट्टो केस को नजरअंदाज कर दिया गया। उस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। जो बड़ी बारें हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उसके सदर थे शहजाद शौकत साहब, और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद, और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं हसन रजा पाशा साहब, वो उन्होंने कहा, जनाब ये क्या हो रहा है, ये तमाशा बना हुआ है। चीफ जस्टिस के खिलाफ जिसके मुंह में जो आता है बकवास किए जा रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते? और फिर जो इन लोगों को नस डालने के लिए, रोकने के लिए, वो एक GIT बना दी गई है, और उसका नोटिफिकेशन जो है वो वज़ारत दाखिला ने जारी कर दी है। उसमें एडिशनल DG FIA जो हैं साइबर क्राइम ब्रांच, वो उसको हेड करेंगे, और फिर IB और ISI के नुमाइंदे होंगे, और वो नुमाइंदे जो हैं वो कम अज़ कम 20वें ग्रेड के अफसर होंगे। यानी हाई प्रोफाइल आला सती कमेटी जो है वो, और फिर DIG पुलिस जो हैं इस्लामाबाद, और फिर PTA एक नुमाइंदा जो है वो भी उसमें शामिल होगा। 15 दिन में ये रिपोर्ट जो है ये पेश की जाएगी। और अच्छा देखिए यार, अजीब बात है कि गंद तो आप लोगों ने डाला हुआ था, ये गंद ही है ना, गलत काम किया। आप कह रहे हैं जनाब ये इरेगुलरिटी है, बेकायदगी है, वो जी हमें 187 के तहत रिलीफ दे दें। 187 कल भी मैंने जिक्र किया था, 187 है इंसाफ की मुकम्मल फराहमी के लिए अदालत कोई भी हुक्म जारी कर सकती है। वो उस सूरत में होती है जब मफाद आमा का मसला हो, एक तो, और दूसरा ये कि कोई कानून जो है वो रिलीफ देने से मुताबिकत ना रखता हो, किसी कानून के तहत रिलीफ ना दिया जा सकता हो। जैसे वो नहीं जो थे बेनजीर भुट्टो के दौर में भर्ती किए हुए लोग निकाले गए थे, और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सारे कर दिए जनाब, फिर बाद में 187 के तहत वो उसको उसमें कन्वर्ट किया गया और दोबारा फिर उन्हें रिलीफ दिया गया था।
वो एक तरह से नजरिया ज़रूरत है, वो कानून के मुताबिक फैसला नहीं होता। कानून में तो कुछ मिल ही नहीं रहा होता। 187 जो है वो, फिर वो अदालत के जहन में, जज के जहन में ये है कि यार इनको रिलीफ मिलना चाहिए था, लेकिन कोई कानून है नहीं। और भाई मेरे, ये आपके खिलाफ जो कार्रवाई तो कानून के मुताबिक हो रही है, 187 में कैसे ले जाएं उसको? और वो जो आपने गंद डाला था, आप ये क्यों तवक्को कर रहे हैं कि जनाब काजी साहब या काजी साहब की जो कोर्ट है वो आपके गंद को साफ करे, धोए? वो वहां को लॉन्ड्री लगी हुई है। लॉन्ड्री तो वो थी साकब निसार वाली जनाब, वो जो बनी गाला में घर है उसको जनाब रेगुलराइज करवाएं, थोड़ा जिहा जुर्माना दो, ओदा ना नक्शा सही ना ओदी रसीदा सही, और बैंक ही बंद हो गया या जिहदी रसीदा पेश कर रहे ने, और ना ही ओदा नक्शा कोई पास होया या, हर चीज़ 2 नंबर, लेकिन फिर भी वो सादक और अमीर उस तरह के फैसले हुण नहीं होने। तकलीफ इन्होंने ये हुई है। और बेनज़ीर भुट्टो में पता नहीं क्या केस था जनाब, क्या हो गया था बेनज़ीर भुट्टो वाला केस, जो उसको देख ले। बेनज़ीर भुट्टो वाला केस भी देख लेते हैं। ज़िया-उल-हक का दौर था, 85 के इलेक्शन जो हैं वो गैर जमाती बुनियादों पे हुए थे, आपको पता है। और फिर 87 में बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो एक पिटीशन फाइल करती हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब ये जो जमातें जमूतें हैं, ये आइन के आर्टिकल 17 के तहत जमातें हैं, उनको काम करने दिया जाए जमातों को। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जनाब ठीक है, जो आइन के आर्टिकल 17 के तहत जमात बनाने का हक है, लेकिन वो जो 17 है, 17 आर्टिकल, वो ये भी कहता है कि सियासी जमात बनाएंगे लेकिन मुनासिब कानूनी पाबंदियों के साथ। और जो मुनासिब कानूनी पाबंदी है वो जो 215 है, वो मुनासिब कानूनी पाबंदी है ना कि भाई मेरे आप इलेक्शन करवाएं तो सिंबल ले लें, अगर इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो आपको इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। अल्लाह अल्लाह खैर चला। अच्छा, इसमें बेनज़ीर भुट्टो वाला केस कैसे आ गया बीच में? वो 87 वाला केस तो अपना भूल दें कि वो भी हुआ था। एक फिर ये पिटीशन फाइल करती हैं 1988 में, और 1988 में वो जो PLD है, PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट 66, वो साइटेशन जो है हम आपको दिखा भी देते हैं। वो क्या इशू था जिसकी बुनियाद पर जनाब इन्होंने रौला डाला हुआ है कि जनाब बेनज़ीर भुट्टो केस को नज़रअंदाज कर दिया गया, वो पता नहीं क्या हो गया। वो बेनज़ीर भुट्टो वाले केस का जो फैसला था वो मेरे ख्याल फुल कोर्ट थी, 12 रुकनी बेंच बैठा था, और मोहम्मद हलीम जो हैं वो उसके सरबराह थे, जो चीफ जस्टिस थे, असलम रियाज हुसैन साहब थे, और फिर मोहम्मद अफजल जुल्ला, जवेद इकबाल, अल्लामा इकबाल के साहबजादे, साद सऊद जान, शफीर रहमान, और फिर नसीम हसन शाह, ये लोग थे। और शफीर रहमान साहब उसके आथर हैं, उन्होंने तहरीर किया था। और बाकी जजेस जो हैं उन्होंने सब ने अपने अपने नोट लिखे हुए हैं उसमें। बहुत बड़ा फैसला है वो। उन्होंने, वो मसला ये हुआ था कि इन्होंने कह दिया कि जनाब ठीक है, सियासी जमातें जो अपना काम करें। अच्छा जनाब 1988 के इलेक्शन आ गए तो इन्होंने एक वारदात डाल दी और आर्डिनेंस एक जारी कर दिया। गुलाम हसन खान बड़ा करू आदमी सी, तुम्हें पता है। एक आर्डिनेंस ये जारी हो गया कि अवामी नुमाइंदगान एक्ट है ना जो, उसमें एक सेक्शन है 21, और उसका एक सब सेक्शन है 1, सिर्फ 1, यानी 21 फिर 1 और बी का उसमें इजाफा कर दिया कि जनाब जो भी इलेक्शन लड़ेगा ना बंदा, वो बेशक पार्टी का वर्कर हो, किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन हो, पार्टी का टिकट हो, जो भी उसके पास हो, लेकिन उसको जो इंतखाबी निशान है ना वो मिलेगा कुरानंदाजी के जरिए। यानी कोई भी निशान मिल सकता है, कुरानंदाजी होगी, आरओ कुरानंदाजी करेगा और इंतखाबी निशान दे देगा। पार्टी सिंबल भूल जाएं आप। और दूसरा उसमें एक और इजाफा किया गया था, सेक्शन 12। सेक्शन 12 में यह कर दिया गया था कि जनाब जो तजवीज़ खनिंदगान होंगे ना, एक बंदा जो इलेक्शन लड़ रहा है उसको कम से कम 50 बंदे जो है ना वो तजवीज़ करें कि जनाब ये हमारा नुमाइंदा है। फिर कागजात नामजदगी, अब तो एक है ना, वो एक नया रफट डाल दिया उन्होंने। तो ये इस मामले पर बेनज़ीर भुट्टो जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट गई थी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था भाई वो जब पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं और पार्टियों को इलेक्शन की इजाज़त हमने 1987 वाला जो मामला है उसमें दे रखी है, वो 1988 PLD में छपी हुई है, सुप्रीम कोर्ट 416।
वो उन्होंने कहा कि जनाब ये नहीं होना कि जनाब कुरानंदाजी के जरिए सिंबल दें, पार्टियों के जो सिंबल हैं उनकी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना है, ये डिक्लेयर किया। वो तो मामला ही और था। पीपल्स पार्टी को इसलिए इंतखाबी निशान नहीं मिल रहा था कि जनाब उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया हुआ था, इलेक्शन कमीशन में झूठा सर्टिफिकेट दिया हुआ था, या कोई और वजह थी। वो तो वजह ही और थी कि इन्होंने कानून बना दिया कि जनाब कुरानंदाजी के जरिए जो है वो सिंबल जो है अलाट होगा, पार्टियों शार्टियों वाले सिंबल को हम नहीं मानते। ये खत्म हुआ था। ये दोनों सेक्शन जो हैं 12 और 21(1)(b) ये कलअदम कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। ये फैसला था टोटल। उसका इसके साथ क्या ताल्लुक? हाँ अच्छा, इसमें ये जरूर डिक्लेयर किया था कि इंतखाबी निशान जो है ये सियासी जमातों का बुनियादी आईनी हक है, और ये हक जो है ये अवाम के साथ, जो वोटर्स हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है, और उनका भी ये बुनियादी हक है कि उनकी पार्टी जिनको वोट देना चाहती हैं उसका इंतखाबी निशान उसके सामने हो। लेकिन ये उन्होंने जो जिक्र किया था 17 का, और ये भी उन्होंने कहा था कि ना कुछ पाबंदियों के साथ, मुनासिब कानूनी पाबंदियों के साथ हर शख्स को सियासी जमात बनाने का हक है। ये कानूनी पाबंदी मैंने बता दी कि 215 वाली जो है, जो इलेक्शन एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि जनाब ये पाबंदी ये है, कानूनी पाबंदी, कि जनाब आप ये तो पहले या तो उसको चैलेंज करते ना, उसको कलअदम करवाते 215 को। वो तो ये कहते हैं इलेक्शन करवा लें, सिंबल ले लें, अगर नहीं करवाएंगे तो सिंबल नहीं मिलेगा। इसमें बेनजीर भुट्टो केस कहाँ से आ गया? बस वो एक किसी ने बता दिया कान में तो शुरू हो गए उसी तरफ। और फिर इनका एक वतीरा है अदलिया को दबाव में लाना। पहले मैंने वो जिक्र किया JIT जो बनी है, उसमें JIT में अब मुझे ये लग रहा है कि जनाब उसमें उन्होंने कोई सिफारिश ऐसी कर देनी है कि ये जो है ना 2 नंबर सहाफ़ी और 2 नंबर जो भी आप कह लें दानिशवार, तजिया नगार, यूट्यूबर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो भी हैं, ये सारे पकड़े जाने। इसलिए कि मुझे लग रहा है कि उन्होंने ये सिफारिश कर देनी है कि जनाब इन पे इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। पहले भी जो ज़ेबा चौधरी को धमकी दी थी शहबाज गिल वाले केस में, या जब उसने रिमांड दे दिया तो वो इसने कहा था उन्होंने रिमांड गलत दे दिया, मैं तुम्हें भी देख लूंगा ज़ेबा चौधरी, मुझे स्टेट को भी देख लेंगे, हम कार्रवाई करूंगा। जैसे अब कहता है कि आर्टिकल 6 लगाऊंगा इलेक्शन कमीशन के खान पे। तो फिर ये माफ़ी मांगने अदालत में गया, अदालत ने कंधा कह के आ गया, लेकिन अब 10 देना कि मैं आया था, खान आया था। और फिर उसमें भी उनके ऊपर इंसदादी दहशतगर्दी की जो एक्ट है उसके तहत कार्रवाई वो दफ़ा लगी थी 780। लेकिन वो बाद में सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने कुछ मिजाज थे उस वक्त और अपनी बातें थी, तो वो बाद में हो गई। लेकिन बरियत की दरखास्त इन्होंने दी थी, बरियत की दरखास्त मुस्तरद हो चुकी है उस केस में इनकी। ज़ेबा चौधरी वाला केस जो अभी तक पेंडिंग है, जान नहीं छुट्टी है इनकी, तो वो बहरहाल वहाँ ख़त्म हो गई थी। अब मेरे ख्याल नए सिरे से ये लोग जो है ना ये शामिल करवाना चाहते हैं कि जनाब ऐसे लोगों के खिलाफ, ये दहशत है यार। अगर अदलिया जैसे अदारे को आप डरा रहे हैं, दहशत ज़दा कर रहे हैं, तो फिर इंसदादी दहशत की जो एक्ट है उसके तहत क्यों कार्रवाई नहीं होनी? मेरे ख्याल में तो ATA जो है वो अट्रैक्ट होता है, वो लगता है। और मुझे ये खदशा है कि इसी तरह की रिपोर्ट जो है वो कि JIT की तरफ से आ जाए, और फिर ये जो बने हुए हैं ना बड़े पहलवान, एक दिन में 10-10 ट्वीट करते हैं और एक ही तरह के ट्वीट करते हैं, और काजी साहब को निशाने पे रखा हुआ है। ये लबनी नहीं है, अंडरग्राउंड चल जाने, नस जाने हैं, या फिर ट्वीट डिलीट करने शुरू कर देते हैं इन्होंने उन तक। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।